वो पत्र। ये श्रृंखला हम लगातार लेकर के चल रहे हैं और आज का जो एपिसोड है उसमें हमने देश के जाने माने पत्रकार अवधेश कुमार जी को बुलाया है। चैनलों पर लगातार आप इनको सुनते रहते होंगे, इनको पढ़ते रहते होंगे। सोशल मीडिया पर अब भी आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं। भारत की पत्रकारिता, भारत का मीडिया हाउस, भारत के संपादक, ये सब सवालों के घेरे में लंबे समय से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का शासन जब से भारत में शुरू हुआ उसके साथ ही कई तरह के सवाल चलने लगे या फिर उन सवालों को चलाया जाने लगा, आप यह भी कह सकते हैं। लेकिन मीडिया सवालों के घेरे में है और पहली बार है जब मीडिया दो फाड़ आपको दिखता है। एक गोदी मीडिया है, एक एंटी मोदी मीडिया है और दोनों के अपने अपने कुछ चेहरे तयशुदा तौर पर आपके सामने रहते हैं। आप जब कभी भी जाएंगे तो आप मनमाफिक तरीके से जाते हैं कि फलां को सुनना है तो क्या बोल रहा होगा, क्या बोलेगा, आपको पहले से पता है। और यह जो तयशुदा आपकी राय है वह भी मीडिया के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। समय परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम सब जानते हैं। तो एक समय से या एक कालखंड से दूसरे कालखंड में जाते समय जितना बदलाव होता है उस बदलाव के औजार होते हैं, उपकरण होते हैं। ऐसा नहीं कि बदलाव खुद से हो जाता है। जैसे आज टेक्नोलॉजी है, वो एक बहुत बड़ा औजार है। मीडिया भी इसी तरह के औजार के तौर पर देखा जाता है। मेरी मोटे तौर पर राय ऐसी रही है और टेक्नोलॉजी ने इस दौर के बदलाव को रफ्तार दी। अब तो एआई है और एआई के ज़रिए या क्वांटम फिजिक्स अगर आप जानते होंगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग ने बहुत बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। आने वाले समय में बहुत बदलाव होंगे। उन बदलावों के ज़रिए भी हम अपनी राय बहुत तेज़ी से बदलते हैं क्योंकि सूचनाएं बहुत तेज़ी से आपके पास आती हैं और बहुत सारे साधन संसाधन और सहूलियतें जो आपकी होती हैं उनके रूप बदल जाते हैं। तो यह जो एक समय से दूसरे समय में बदलाव होता है तो बीच की जो स्थितियां होती हैं वो संक्रमण की होती हैं। तो संक्रमण काल हमेशा चलता रहता है, ये मान करके चलिए। और हर समय मध्यांतर है। उस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे होते हैं, उसका आगे असर होता है और पीछे से आप शायद संदर्भ लेते हैं, सबक लेते हैं। वो आपका अभी का अतीत होता है या पुराना अतीत, जो इतिहास कहते हैं, परंपरा, संस्कृति। भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कई तरह के सवाल खड़ा हुए हैं। वो मीडिया को जैसे लेकर के मैंने कहा, समाज वो बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति, उसको एक नए सिरे से देखा जा रहा है। भारत में पुनर्जागरण का एक दौर रहा, भक्ति आंदोलन का एक दौर रहा और भारत की यह जो परंपरा है, इस परंपरा को सींचने, साँचने और उसको आगे बढ़ाने में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक जो पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय से लेकर के और बाद में विवेकानंद तक चलता रहा और एक भक्ति काल का जो मूवमेंट रहा जिसमें कबीर, नानक, दादू, रहीम, मीरा, बहुत सारे संत आते हैं। अब वो भारत की पहचान, भारत की अस्मिता का हिस्सा हैं और एक नई सरकार है और भारत की पत्रकारिता है जो गांव कस्बे तक अब जाती है, बहुत तेज़ी से जाती है, सेकंड भर में चली जाती है। अब यह जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के बीच में एक नया चैनल या पुराना चैनल हमारा जो न्यूज़ इंडिया है वो एक नई राह निकालने की कोशिश में है। और नई राह निकालने के लिए आपको अलग अलग तरह की राय के पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से संपर्क करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और यह संवाद की श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है, इसलिए हमारी इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन हमारे जो अतिथि हैं वो दरअसल अपनी राय आप तक लेकर के आते हैं और मोटे तौर पर हम उनकी राय को कहीं न कहीं अपनी राय में शामिल करेंगे या हम जिस तरीके से चलना चाहेंगे उसमें उनकी राय का कुछ न कुछ हिस्सा होगा ही ज़रूर। इसलिए अब मैं न्यूज़ रूम अवधेश जी के हवाले करता हूँ। भारत की पत्रकारिता, आपका एक लंबा अनुभव, अभी जो स्थितियाँ हैं वो कैसी हैं और आने वाले समय में पत्रकारिता के ज़रिए भारत में समाज और देश में बदलाव की क्या संभावना या गुंजाइश आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं रानी अश्विन जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का, खास करके पत्रकारिता पर
न्यूज़ इंडिया 24/7 पर मौका दिया है। मेरी शुभकामनाएं भी है, और जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में और यह चैनल सही दिशा देगा, और जो भारत के उद्भव का यह काल है, उस उद्भव के काल में सकारात्मक भूमिका निभाकर और विश्व मानवता की स्थापना में इस चैनल की भूमिका होगी, जितनी भी भूमिका हो सकती है। ये फिर यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। शायद आपने जो कुछ कहा है उसके उत्तर की शुरुआत के लिए यही आधार है। देखिए, हम भारत देश में बैठे हैं, आप एक कवि हैं, लेखक भी हैं, आप एक शायर भी हैं। भारत के बारे में क्या कहा गया है? भारत नहीं एक नाम देश का है, यह शील भूमंडल का। तो जब ये भूमंडल का शील है, तो यहाँ जो कुछ भी होगा वो पत्रकारिता भी वैसे ही होनी चाहिए। अगर ये भूमंडल का शील हमारे देश की पत्रकारिता नहीं बनी है, तो आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो एक आधार भूमि आपको बनानी पड़ेगी कि भारत की पत्रकारिता। दूसरी बात जो कह रहा हूं कि इसको हमेशा ध्यान रखिए कि पत्रकारिता बहुत अच्छे कारणों से पैदा नहीं हुई। दुनिया में जिन देशों को पता ही नहीं था कि हम एक देश थे, जब वो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का दौर था, पूंजीवाद आया, नेशन स्टेट का उदय हुआ, तो अपने अपने हितों की रक्षा की दृष्टि से पत्रकारिता के देश में आरंभ हुआ है। जूलियस सीजर ने अपने इंटरेस्ट से किया है। तो इसलिए जर्नलिज्म को जो हम लोग एक महान काम बना दिया है कि वो ऐसे आया ही नहीं है वैसे। ये इसलिए उस जर्नलिज्म को, और जो टेक्नोलॉजी का भी दौर आया है, उसको भी इस दृष्टि से भारत ही देख सकता है कि हमारे पूरी औद्योगिक क्रांति जिससे पत्रकारिता आगे बढ़ी है और जुड़ी रही है, वो औद्योगिक क्रांति मानवता के हित से ज्यादा इस दुनिया में भोग को, भौतिकता को बढ़ाने वाली और कुछ हाथों में पूंजी केंद्रित करने वाली, कुछ देशों को उपनिवेशवाद की ताकत देने वाली और गरीब देशों को, सामान्य देशों को, या जो देश शिष्टाचार सभ्यता के गरिमा के उदाहरण थे, उनका शोषण दमन करके उनको गुलाम बनाने वाली साबित हुई। तो ये जब आप एक आधार बनाते हैं कि वहां से पत्रकारिता निकली है। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में पूछा है कि भाई ये तो वोट तो जनता देती है, तो उन्होंने कहा जनमत कौन बनाता है? जनमत तो पत्रकार बनाते हैं। एक अखबार और एक पत्रकार एक चीज को अच्छा कहता है, दूसरा दूसरे चीज को बुरा कहता है, तो इसमें जनमत बनेगा कैसे? और आपको भी पता होगा, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने लिखा कि मैं पहले पत्रकार बना, उसके बाद मैं सत्याग्रही और नेता बना। अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं मनुष्य के चरित्र के वो सारे फलक को नहीं समझ पाता, और दक्षिण अफ्रीका का मेरा सत्याग्रह सफल नहीं होता। तो वहां से आप पत्रकारिता को आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज प्रश्न आज कैसे उठ रहा है। इस देश की पत्रकारिता में, जो उसमें पत्रकारिता ने हमेशा अच्छे काम भी किए, तो मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता हूं कि कठिन समय में पत्रकारिता बहुत कठिनाई से लोग खड़े रहे, बहुत कठिनाइयां झेला है, जेल गए हैं, गोलियां खाई हैं, मतलब समाज की भलाई की दृष्टि से, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, किसी नेताओं के गंदे कामों को सामने लाने के लिए, कोई छोटी छोटी चीज समाधान के लिए छोटे छोटे स्तर पर पत्रकारों ने ये काम किया। तो ये इसको मैं डिनाई नहीं करता। अनेक आंदोलनों में भूमिका रही है, लेकिन इसी देश की पत्रकारिता रही और उसको जब जयप्रकाश जी भाषण देते थे तो 2 लाइन की खबर अखबारों में नहीं छपती थी। आज जयप्रकाश जी को लोग महान मानते हैं, उनकी मीटिंग होती रहती थी, 25-50 को लोग आते थे, मीडिया कभी महत्व नहीं देता था। जयप्रकाश जी ने कई बार इसको लिखा भी, कहा देता था, आज आप उनको हीरो बना रहे। तो मुझे तो अगर उस दौर की पत्रकारिता से आज की पत्रकारिता की तुलना करता हूँ, तो मुझे कम से कम आज की पत्रकारिता में विद्रोह का स्वर, इस देश की पुरानी जो जैसे पाखंड और माया पैदा करके रखा गया कि इस देश के बारे में, ये देश के बारे में पूरी झूठी बातें बताई गई, कम से कम विद्रोह का स्वर खड़ा हो। उसमें भी जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक है, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि लोग बहुत बनते हैं। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले पर किसी भारत के दिल्ली के अखबार में एक लेख छपना संभव नहीं था। आप कह रहे हैं पत्रकारिता हो रही है, टीवी ने कम से कम उस पर डिबेट किया। किसी अखबार में मुझे कोई ढूंढ के एक एडिटोरियल दिखा दे, नहीं लिख सकते थे। जिन अखबारों को, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, जिन अखबारों को कहा जाता था ना कि ये भाजपा के समर्थक है, वहां भी नहीं कर सकते।
एक अखबार के संपादक जी ने मुझे कहा, "अरे सर, आप तो हम लोगों से सीनियर है, आपको जानते हैं, तो अब उसमें आपसे क्या बताना है।" मैंने एक आर्टिकल लिखा, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को लेकर बड़ा बहुत चर्चा चलती है। तो पंजाब केसरी अखबार है, आप जानते हैं कि पंजाब का, सब लोग जानते हैं, हरियाणा का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा अखबार है। दिल्ली में भी था, दिल्ली में 2 भाग हो गया, नवोदय टाइम्स चलता है। वहां मैंने एक लेख भेजा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, वहां भी रुक गया। तो मैंने फोन किया हुआ, और जो वहाँ के एडिटोरियल पेज देखते थे उनको कहा कि मेरा नाम लेके आप विजय जी को बताइए, विजय चोपड़ा लम्बानी, कि पंजाब केसरी ने बहुत बलिदान दिया है आतंकवाद से लेकर, ये उसकी पहचान का समय है, क्या वो दबेगा और छपेगा। तो वहां मेरा लेख छप गया, लेकिन दिल्ली में नहीं छपा। लेकिन कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसको बहुत गाली दी जाती थी, खूब जम के बहस हुई है, खूब लाइव दिखाया है आप लोगों ने। तो आजकल जो बैठ के बड़े बड़े पत्रकार सोचते हैं, अरे एंकरों को कुछ आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, वो उनकी अपनी कुंठा है, क्योंकि उन्होंने एक दुनिया बना के रखी हुई थी, झूठ की दुनिया थी। सेकंड बात आप, इस देश में अगर आप आरएसएस के हैं, अगर आप हिंदुत्व के समर्थक हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए वहां काम करना मुश्किल बना दिया जाएगा, आप थिएटर में नहीं जा सकते थे, और लोग डर से दूसरा कुछ बोल के चुपचाप काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में स्थितियां तो उलट बताई जाती हैं ना, कि आप अगर बीजेपी के समर्थक हैं, संघ के हामी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी कथित तौर पर हैं, तो आपकी नौकरी आसान है। इसके उलट चलने पर आपके लिए जिंदगी मुहाल हो जाएगी। देखिए, इसका दूसरा पहलू, एक बता दीजिए, आप तो पत्रकार है, एक व्यक्ति जो किसी लेफ्ट ओरिएंटेड हो, किसी अखबार और टीवी चैनल में 11 वर्ष में, इसके कारण उसकी नौकरी गई। झूठ फैलाते हैं। क्या एक बड़ा चैनल जो बंद हुआ है, इसके कारण बंद हुआ है? आप जानते हैं कि उसने कई कंपनियां खरीद रखी थी। लेकिन कई पत्रकारों के बारे में कहा जाता है ना कि उनकी नौकरी जाने का कारण ये रहा कि उनकी राय सरकार की राय से मिलती नहीं थी। मैं भाई उस पर चर्चा करना चाहूंगा, यही तो बता रहा हूँ। अब इसको दूसरा दौर है, मैं दोनों दौर देख रहा हूँ। मेरे लिए तो जो पहले स्थिति थी, आज भी मेरी वही स्थिति है। मुझे तो, अगर राणा यशवंत जानते हैं तो इनके लिए मैं बहुत प्रिय हूँ कि भैया ये तो इनसे साथ फाइट है, इनको बुलाओ। मैं आज भी वही स्थिति देख रहा हूँ। ये बात सही है कि चैनलों ने कुछ लाइन लिया है, लेकिन वो लाइन कहेंगे कि वो बीजेपी से प्रभावित नहीं है। जैसे आप समझिए कि माओवादियों ने हथियार उठा के एक विद्रोह किया, नक्सली विद्रोह हुआ ना, वो एक गुस्सा था, क्योंकि उनको लगता था कि भाई गरीबों का बहुत शोषण दमन है, इस विचार से शायद मुक्ति मिल जाए। तो इस देश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जिस ढंग से उन विचारों का दमन हुआ है, साहित्य में, पत्रकारिता में, थिएटर में, कलाकारी में, तो कुछ लोगों जो आए हैं उनकी दिशा है नहीं है, तो उन्होंने एक विद्रोह स्वरूप जो है एक आवाज उठाई। लेकिन वो जो विद्रोह है उसमें उतनी गरिमा नहीं है, उसमें उस शील की कमी है, उसमें गांभीर्य की कमी है, वो उसमें वो कमी दिखाई देती है। वो ज्यादा, मतलब वो क्या हो गया है कि पॉलिटिक्स में एक एंटी बीजेपी जो है उसको कमजोर दिखाने वाली हो जाती है, उसके नेगेटिविटी को सामने लाने वाली हो जाती है। तो वो एक दौर होता है। आप जानते हैं कि जब आप विद्रोह करते हैं तो एक, जैसे मार्क्स को तो मैं नहीं कोट करता हूँ, जैसे क्रांति क्रांति एक दौर होता है ना, क्रांति के बाद जो वो जो दौर आता है, तो वो ये दौर है, आने वाले समय में वो ठीक होगा। ये स्थिति आज भी नहीं बदली, और मैं उसको नहीं मानता हूँ कि पूरी तरह बदल जानी चाहिए। आप चाहे एकेडमिक में जाइए, इस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, क्यों नहीं लागू हो रहा? एकेडमिक में अभी भी वही लोग कमेटी में बने हुए, जो 4 लोग जाते हैं इस विचार पे, उनको काम करने में दिक्कत है। आज भी एडिटोरियल में बैठे हुए लोग हैं, वो आते हैं ऐसे कैसे कर देंगे। इवन टेलीविजन चैनलों में भी आप देखेंगे तो आज भी वो जो एक जैसे पुराने जमाने में ना माया उत्पन्न करते थे राक्षस, वैसे ही हमारे पत्रकारिता में और साहित्य में माया उत्पन्न किया गया। वो भी आपको बताऊंगा कैसे माया उत्पन्न किया। तो उस माया से आज भी इतना भय है कि हम अपने को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाते। पत्रकारिता का मतलब क्या है? सत्य का संधान। हम लोग हमेशा सत्य के साथ खड़े। सत्य कभी ना जटिल नहीं होता। आप राणा यशवंत है, इसको सुनिए, इसको साबित करने के लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं। तर्क की जरूरत जब होगी जब आप अपने को झूठ और आडंबर बनाएंगे। तो नहीं, लेकिन लोग ये पूछ सकते हैं तेजस्वी ना, क्योंकि मेरे न्यूज़ रूम के लिए और मेरी टीम के लिए बड़ा ज़रूरी है, जब हम सत्य का संधान करते हैं, हम सत्यान्वेषी हैं,
तो फिर हमारा संबंध किसी पार्टी विशेष, सिद्धांत विशेष या संगठन विशेष से कैसे हो सकता है? क्या वो सत्य की प्रतिमूर्ति है, सत्य का पर्याय है? अगर मेरा उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है या सत्य के साथ चलना है, तो उसमें कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई सरकार तो हो नहीं सकती, स्थायी तौर पर तो होती। वो सूरज तो है नहीं, धरती तो है नहीं कि वो स्थायी नियम है प्रकृति का। तो फिर कैसे हम अपनी ही बात को काट तो रहे हैं कहीं ना कहीं, हम अपने ही उसूल को कहीं ना कहीं गलत साबित कर रहे हैं। अगर अवधेश कुमार कहते हैं कि पत्रकारिता सत्य का संधान है, और अवधेश कुमार संघ को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को सही ठहराते हैं, तो लाजमी है कि आपने इन सब को सत्य के साथ जोड़ दिया है, तो एक अलग तरह का आईना आपने गढ़ लिया है। तो सवाल तो यह भी आपसे होगा। बिल्कुल सवाल। तो अब ये प्रश्न इसलिए है कि यही कहा कि भारत की पत्रकारिता को सही दृष्टि से नहीं देखने के कारण सारे प्रश्न पैदा हुए। महात्मा गांधी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी ने 5 पेपर निकाले, तो मालूम है हरिजन बंधु, नवजीवन, यंग इंडिया सब निकाला, प्रतिदिन 500 शब्द लिखते थे। उस समय क्या कांग्रेस का सपोर्ट करना क्या पत्रकारिता विरुद्ध माना गया? नहीं माना गया। उसी प्रकार से जितने इस देश के बड़े नेता हुए हैं सब पत्रकार। हमारे देश का कल्चर को समझिए, हमारे देश की पत्रकारिता ना, वो पत्रकारिता सूखी हुई नहीं हो सकती है। इस देश में पत्रकार वही होगा जो इस देश की चिंता करेगा, जो एक एक्टिविस्ट होगा किसी न किसी। बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं होता है कि आप उसके, अगर आपका किसी भी राजनीतिक विचारधारा में प्रशिक्षण नहीं है तो आप पूर्ण मनुष्य हो ही नहीं सकते। किसी में भी हो सकता है, वो लेफ्ट में हो सकता है, वो राइट में हो सकता है, वो अध्यात्म होना ही चाहिए। तो व्यक्ति को अब उसमें दूसरे है कि आपकी पत्रकारिता का उद्देश्य अगर लोक मंगल है, नेशन इंटरेस्ट, और इस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। और वो बीच के रास्ते की पत्रकारिता जो है वो पत्रकारिता नहीं होती। मैं आता हूँ, यही जो विवाद और बहस का, विमर्श नहीं कहूँगा, जो अड्डा है या मुद्दा है, वो यही है कि पत्रकार किसी पार्टी या सरकार के साथ जाके खड़ा कैसे होता है। अवधेश जी ने कहा कि आज़ादी से पहले पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, तो उस समय एक ही आवाज़ थी और वो सब हिंदुस्तान के साथ थी, तब अखबार सारे थे। 2 स्थितियाँ हैं, एक जो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, एक अभी मैं ईरान की बात कर लेता हूँ। वो भी एक आज़ाद मुल्क है, उसके पास अपनी सरकार है, वहाँ के लोग सड़कों पर हैं और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक स्थिति ईरान के भीतर पैदा हुई है, एक स्थिति हिंदुस्तान की थी जो उपनिवेशिक भारत था, उपनिवेशिक था। अलग अलग कालखंड में, अलग अलग स्थितियों में एक देश के लोगों के लिए अपनी खातिर खड़ा होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। 1857 का गदर कारण था कि हमको इससे हटना है। 1942 के आगे 1947 तक जो हिंदुस्तान खड़ा हुआ उसके कारण अलग थे। ईरान की स्थितियां अभी आपके सामने हैं, उसके कारण है, वो भी आज़ाद देश है, भारत गुलाम देश था। तो लोगों के एक साथ आने के लिए आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होकर के देश के लोगों को जान पर खेल जाने के लिए तैयार कर दिया, वो अलग था। ईरान एक आज़ाद देश है, वहाँ के लोग आपके साथ में अपनी सत्ता के खिलाफ आके खड़ा हुए हैं, उसका कारण अलग है। लेकिन दोनों के मूल कारण को ढूंढेंगे आप तो एक ही मिलेगा कि वो निजी आज़ादी, निजी स्वतंत्रता, समाज की सुरक्षा और उसकी बेहतरी, इन तीनों को उसने कहीं ना कहीं गांठ दिया था। अब देखिए ये, अब मुझे जो है आपके यहाँ अब सीमित समय के लिए मैं आया था, अब मैं इसको बहुत सरल तरीके से आपके सामने ये रखूंगा। जरा आप चाहते हैं कि अब थोड़ी सतही बात कर ले तो मैं उसी स्तर पर आता हूँ। इस देश की पत्रकारिता ऐसी रही है जो सोनिया गांधी से इंटरव्यू करने जाती थी, किसी का साहस नहीं होता था पूछने का कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है और सारी फाइलें आपके पास क्यों आती है। सब जानते थे पत्रकार जो सत्ता में थे, वो पत्रकारिता गोदी पत्रकारिता नहीं थी। सोनिया गांधी का इंटरव्यू करके पूछा जाता था कि आपको खाने में क्या पसंद है, वो पत्रकारिता, वो गोदी पत्रकारिता नहीं थी। कैसे आप बात कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ये बेशर्म लोग हैं। ये पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता एक सत्य और धर्म का काम है। इन पापियों ने जो है इसी का तो विद्रोह हुआ है। ये पूरा देश के बारे में, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताइए ना, इस देश में जब राम जन्मभूमि, आऊंगा आपको, राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुआ तो इस देश के भारी संख्या में आम आदमी उसके साथ थे।
आंदोलन करने वाले को अखबारों में कम्युनल फोर्सेस लिखा जाता था, सांप्रदायिक, टीवी पर कहा जाता कि कम्युनल फोर्सेस है। लंबे समय तक बीजेपी को कम्युनल फोर्सेस कहा जाता था। ये क्या पत्रकारिता थी भाई? ये कम्युनल फोर्सेस थे। मैं एक पत्रकार होते हुए भी, जैसे मैं भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन में होता था, जैसे मैं ग्राम स्वराज के आंदोलन में हुआ, वैसे ही मैं अयोध्या आंदोलन में तो कभी छिपाया नहीं इस बात को, कभी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या मैं कम्युनल था? हमसे ज्यादा आप मुसलमानों के साथ आपने काम किया है आपने। तो ये जो दृष्टि थी ना, देखिए समस्या यहां से खड़ी हुई है। तो आप जब देखेंगे आज का दौर क्या है, इस भारत को आप क्या देखना चाहते हैं, मूल बात यह है पत्रकार, अगर आपका एक राष्ट्रीय, एक ब्रह्मांड को लेकर एक दृष्टिकोण है कि हम बड़े भारतीय का मतलब है कि हम इंडिविजुअल नहीं है, हम इस ब्रह्मांड के एक भाग हैं, उस भाग के अनुरूप हमको इस भारत की रचना करनी है जो इस ब्रह्मांड के कल्याण में भाग ले। और एक पत्रकार के नाते जब हम भूमिका निभाते हैं तो फिर हमारा एक स्टैंड होता है, और वो स्टैंड वही होता है जो भारतीय स्टैंड है। इस समय की जो आप बात कर रहे हैं, ये बनी बनाई जो दुनिया थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी, ये दुनिया ध्वस्त होनी ही थी इसको। ये एक तरफ एक दादा था यूरोप, दूसरा दादा अमेरिका खड़ा हो गया, और तीसरा एक दादा खड़ा हो गया था सो उसने अपने हिसाब से दुनिया की रचना कर दी। और 1979 का जो ईरान की क्रांति थी, आखिर उसको सोवियत संघ ने समर्थन किया था ना, वो तो इस्लामिक क्रांति थी। क्यों किया समर्थन? अगर वो इतना ही वो कम्युनिस्ट था तो आप इसको भूल जाएंगे। और आज वो जो एक सिस्टम खड़ा करने की कोशिश हुई थी कि साम्यवाद और पूंजीवाद और डेमोक्रेसी के विपरीत ये एक इस्लामिक राज्य हम स्थापित कर रहे हैं और यही दुनिया का मॉडल होगा, उसको लोग हमेशा अस्वीकार करते रहे। और वो मॉडल ऐसा था जिसने कहा कि इस धरती पर इजराइल को रहने का अधिकार नहीं है। और हमारे देश में जिनको आप कह रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं, वो फिलिस्तीन का झंडा लेके खड़ा होंगे, वो हमास के पक्ष में खड़ा होंगे, लेकिन इजराइल के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं। भाई अगर फिलिस्तीन को रहने का अधिकार है तो इजराइल को रहने का अधिकार है कि नहीं है? क्यों नहीं इस देश की पत्रकारिता ने आवाज उठाई? कैसे बात कर रहे हैं आप? तो राम जन्मभूमि आंदोलन जिसने इस देश के पूरे वर्ण क्रम को परिवर्तित कर दिया, पूरी दुनिया के राजनीति पर जिसने प्रभाव डाला है, भारत के अनेक नेताओं को राजनीति को ध्वस्त कर दिया है, उसको आप कम्युनल फोर्सेस करके आप गाली देते रहे आज तक। आप कहते हैं गोदी मीडिया है। सबसे जिन लोगों ने गोदी में बैठ करके, जिन लोगों ने पत्रकारिता में एक न्यायपूर्ण बात कभी नहीं की, जिन्होंने सच्चाई का साथ नहीं दिया, समाज के इस बदलाव को, जो भारत की आत्मा थी जो जागृत हो रही थी, उसको समझा नहीं, उन लोगों ने शुरू से इस पत्रकारिता को, इस देश की पत्रकारिता को एक नकलची वेस्टर्न पत्रकारिता बना के रखा है जिसमें भारत कहीं नहीं दिखता। और दुर्भाग्य है कि जिसको आज आप कह रहे हैं ना, उसमें भी भारत उस रूप में नहीं दिखता है। उसका इतना राजनीतिकरण हो गया है, बहुत क्षुद्र स्तर पर हिंदू मुसलमान को लेकर छोटी छोटी बातें हो रही है। इस समय सबसे ज्यादा पत्रकारिता में कौन कर, आज धर्म गुरु आपके बैठते हैं, इधर इस्लामी विद्वान बैठते हैं, न उस धर्म गुरु को धर्म का पता होता है ज्यादातर का, न इस्लामी विद्वान का, दोनों लड़ते हैं और समाज में विष पैदा होता है और उससे आपकी टीआरपी मिलती है। नहीं, मैं को बैठाओ ना, ये चूंकि बहुत ही अनौपचारिक बातचीत है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए अवधेश जी न्यूज़ रूम अवधेश जी का है, तो आपके पास पूरी आज़ादी रहती है कहने की। मेरे पास समय की कमी थी, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ। देखिए, पत्रकारिता हमेशा लोक मंगल की दृष्टि से होनी चाहिए। पीपुल्स इंटरेस्ट का अर्थ हमारे यहाँ वही नहीं है जो अंग्रेज और यूरोप और अमेरिका बताते रहे। हमारे लिए उसका शुद्ध हिंदी जो है वो लोक मंगल है। लोग आपसे पूछते हैं, पत्रकार की भी अपनी कोई भूमिका होती होगी, एक जिम्मेदारी होती होगी। एक पुलिस वाला सड़क पर होता है तो आधी रात भी इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि यार चलो कम से कम एक पुलिस वाला है, हम सुरक्षित रहेंगे। एक डॉक्टर है, कोई बीमारी होती है तो लगता है नहीं यार कुछ तो है जो इस तुरंत ठीक कर लेगा, तो एक भरोसा होता है उसकी भूमिका के चलते। पत्रकार के साथ भी कि पत्रकार के पास एक जिम्मेदारी है, उसका एक अपना नज़रिया है और वो कुछ तो कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा होगा, ये एक भरोसा समाज का होता है। अब दो तरह की चीज़ें हैं, एक प्रतिशोध और एक परिवर्तन। अब चूंकि देश में पिछली सरकार के ज़रिए जितना कुछ होता रहा है, व्यवस्था जिस तरीके से बना दी गई, आप इतिहास को लेकर के सवाल करते हैं, आप सरकार के रवैये को लेकर के सवाल करते हैं, आप समाज में जो बहुत बुनियादी सवाल थे उन पर चुप्पी पत्रकारों की रही उसको लेकर के सवाल करते हैं। आज उसके उलट एक व्यवस्था खड़ी हो रही है। ये प्रतिशोध की व्यवस्था है क्या, लोग आपसे कहते हैं, या परिवर्तन करना? परिवर्तन में फिर परिवर्तन की स्थितियाँ होती हैं, फिर उसमें सत्य होता है, फिर कोई पक्ष नहीं होता है। मैं चूंकि आपने पूछ लिया, और आजकल दर्शकों का स्वाद ऐसा हो गया है कि बहुत शांति से हम समझाने जाएंगे ना, कोई नंबर नहीं आती है।
आजकल ऐसा बना दिया गया। लेकिन ज़रूरी है ना कि आप पूरी बात अपनी कह पाएँ। लेकिन सुनिए, ऐसा है, प्रतिशोध के भाव से कोई भी काम होगा ना, उसमें नकारात्मकता है। हमारे यहाँ यही कह रहा हूँ ना कि फिर ये मौलिक बात करनी पड़ती है। जब ये माना गया है, हिंदू धर्म ये कहता है या भारतीय धर्म ये कहता है कि आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है अपने कर्मों के कारण प्राप्त होता है। तो अगर कोई हमको गोली मारने आया है हमारे कर्म का है, तो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? इस लेवल पर हिंदुत्व और भारत को सामने वाले को देखता है। कोई हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता है। तो प्रतिशोध मतलब एक पत्रकारिता हिंदुत्व की होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये हिंदुत्व नहीं, मनुष्यता है कि हम जो है जब एक पत्रकार के रूप में देखते तो हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। वो हमारा विचार के स्तर पर विरोध कर रहा होगा, लेकिन हमारा दुश्मन नहीं है वो खड़ा। एक चोर के बारे में भी हम चोरी के बारे में अगर घटना को लिखते हैं तो उसको दुश्मन मान के नहीं लिख सकते। ये जो भाव था ना, जो शुरू के पत्रकारिता में लोगों ने सिखाया बैठ करके, अगर आप पुराने वो पत्रकारों को अगर ठीक से पढ़ेंगे सब लोगों को, तब समझ में आएगी कि भारत की पत्रकारिता को क्या करना है। जब हमारे आजादी का लक्ष्य ये था कि भारत इसलिए आजाद नहीं हो रहा है कि अन्य देशों की तरह एक देश बनकर इसको महाशक्ति बनना है। भारत की आजादी इसलिए आवश्यक है कि भटकी हुई दुनिया को हमको रास्ता दिखाना, एकमात्र ही भारत देश कर सकता है। तो वो चीजें आज अगर धीरे धीरे किसी रूप में थोड़ी फलीभूत होती दिखती है, जो भारत विश्व के कल्याण के दृष्टि पत्रकारिता इसको न समझ के अगर आप घृणा फैला रहे हैं व्यक्ति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है भैया गुजरात के दंगों में हाथ नहीं है, पूरी रिपोर्ट उस पर आ चुकी है। आपने 2-2 दिन 9-9 घंटे एक मुख्यमंत्री को बैठा करके उसको पूरा इंटरोगेट करवा लिया है, फिर भी आप उसको ढोए जा रहे हैं। ये पत्रकारिता थी क्या देश की? लेकिन मैं वो प्रतिशोध नहीं, उनको यही भूमिका ईश्वर ने दी हुई है, वो यही करने वाले। इसलिए इस समय का जो देखिए, इस समय की परिस्थिति बहुत विकट है। किसी को पता नहीं है कि दुनिया क्या रूप लेने वाली है। इसलिए इस समय बहुत ही गंभीरता की, चाहे वो पत्रकार हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, बहुत ही गंभीरता की आवश्यकता है। चीजों को गहराई में जाके समझने की आवश्यकता है। अब ईरान की जो आप बात कर रहे हैं, अब आज मैं पूछ रहा हूं, आप जरा ध्यान से सारे वीडियो देखिए। इस्लामिक देशों में कहीं भी कोई मूवमेंट होता है तो नारा तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे, इस पूरे आंदोलन में वो नारा क्यों नहीं दिखता है? अब ये पत्रकारिता की दृष्टि जाएगी उस पर नहीं जाएगी। तो सर ऐसा है कि अभी तक की जो पत्रकारिता, एक शायर ने लिखा है ना, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। तो ये झूठ को परोसने का इतना तरीका रहा है कि हम सब उस पर विश्वास करते रहे। और इस देश के जो लेफ्ट आंदोलन में रहे हैं उनके अंदर तो एक आइडियोलॉजी था, मैं उनका बहुत हमेशा उनके साथ भी काम किया कि वो, लेकिन जो झूठ है लेफ्ट इंटेलेक्चुअल के लेवल में, ये हिंदू मुस्लिम रिफ्ट पैदा करने में, इधर का झूठ उधर फैला देने की, आरएसएस मुस्लिम विरोधी है, फलाना है, इन लोगों ने विष ऐसा पैदा किया ना कि उस विष को दूर होने के बजाय अब वो बढ़ती जा रही। मीडिया की भूमिका उसमें बहुत भयानक है, क्योंकि आप दो को बैठाते हैं उसमें, न उसमें हिंदुत्व होता है न उसमें इस्लाम होता है, दो बैठ के आपस में लड़ रहे हैं। और पत्रकार को देखता है कि इसमें नंबर कितनी आई, हर थर्सडे को आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कितना नंबर आया, उस गेस्ट को बुलाओ और आप ज्ञान अगर देते हैं जाके तो कौन सुनेगा? ये टीआरपी की जो लड़ाई है, चूँकि अध्यक्ष के पास समय कम है और ये पूरा न्यूज़ रूम आपका है, इसलिए मैंने सवाल बहुत कम किए हैं। लेकिन टीआरपी की लड़ाई मैं नहीं, सवाल किया, लेकिन मैं जानता मैं था कि मैं उस लेवल पर बात करूंगा जाते जाते हाँ नहीं, यही सवाल तो आपको लेकर के आते हैं, या मीडिया का एक जो धड़ा है जो नए सिरे से खड़ा हुआ है उसको लेकर। तो मेरा काम ये है कि आपकी तरह से पूछा जाए ना, मेरे न्यूज़ रूम को समझ में आना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं और आप अपनी इमेज को लेकर के चल रहे हैं वो क्या है और आपका उसूल क्या है, आप देश में समाज में करना क्या चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर सनातन का संस्कार है, हिंदू का संस्कार है, तो पत्रकारिता का बुनियादी उसूल वही है। तो अब हर आदमी जो सनातन के परिवार से निकला हुआ है वो अवधेश कुमार कैसे हो जाएगा? अगर आपने मान लिया कि सनातन का संस्कार मुझ में है, इसलिए पत्रकारिता का बुनियादी उसूल मैं लेकर के चल रहा हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम है जी, समाज देश का भला करना है जी, वो किसी के ज़रिए हो, जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प अभी है, हम उसके साथ चल रहे हैं, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं, मैंने मान लिया। लेकिन हर आदमी ऐसा ही हो जाएगा, ये कैसे ज़रूरी है? हर आदमी जो आपके पीछे खड़ा हुआ है वो आपकी तरह का हो, ये कैसे मान लिया जाए? सवाल तो होता है ना। देखिए, हमारे देश में एक रूपता की कोई बात नहीं, यही कह रहा हूँ। फिर अब मैं वही आता हूँ, ऋषि चारवाक आज के संदर्भ में अगर कोई वैसा व्यक्ति हमको आपको गाली दे तो हम उसको क्या प्रणाम करें?
नहीं करता। ये भारत है। चार्वाक ने वेदों की कितनी आलोचना की, एक प्रकार से गाली ही दिया, पंडितों को गाली देते थे। हमारे लोगों ने कहा कि ऋषि चार्वाक, ये भारत है। ये इस पर पत्रकारिता अगर नहीं होगी ना तो यही झूठ सच के खेल में उलझी रहेगी। आपको तो मालूम है ना कि मनुष्य के मरने का स्थान और समय निश्चित है। अगर भारतीय है, अगर आज एक एक्सीडेंट हो गया या कहीं मंदिर में उथल पुथल होकर लोग मृत्यु हो जाती, हमारी आज की हिम्मत है कहने की उन सबकी आयु पूरी हो गई थी टीवी पर, लोग आके हमको मारना शुरू कर देंगे। हम अखबार में लिख सकते हैं क्या कि भाई उनकी मृत्यु इसी प्रकार से हो रही थी, उनका स्थान नहीं कर सकते क्योंकि हमने उस प्रकार का वातावरण बनाया नहीं इस देश में। अर्नाल्ड टैनवी जब आए थे आजाद मेमोरियल लेक्चर दे, तो उन्होंने कहा कि जब रूसियों ने पोलैंड पर हमला किया तो उन्होंने अपने ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाया। जब रूस वहां से चला गया तो पोलैंड ने कहा कि हमारे कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन क्या है, तो देश को पहले उस रूप में कल्चर फॉलो किया और उन्होंने उस ऑर्थोडॉक्स चर्च को तोड़ के फिर अपने चर्च उन्होंने बनाया। अब भारत में ऐसा फैला दिया गया है कि अगर भारत में, तो भारत को तो शुरू से ही आप उल्टी दिशा में ले गए। आपने चीजों को अंधविश्वास बना दिया, सब चीज को। हमारे यहाँ दुनिया में एकमात्र अभागा हिंदू ही है जिसके धर्म को दुनिया का कोई धर्म, चाहे ईसाई हो, इस्लाम हो, अपने धर्म के किसी चीज को अंधविश्वास नहीं मानता है। हमारे यहाँ आपके जैसे पढ़े लिखे लोग और सब ने उसको अंधविश्वास बना दिया। आप भी कुछ शब्द प्रयोग कर दिए, बुर्जुआ में देखता हूँ, कभी इसका अर्थ सोचा है कहाँ से निकला है? तो जर्मन का शब्द नहीं, सुनिए ना, मैं देखता हूँ यही पत्रकारिता को बता रहा हूँ कहाँ से गलती हुई है। ठीक है। दृष्टि आप वहां से लेते हैं। आज जर्मनी में बुर्जुआ कहने वाला कोई नहीं है उस शब्द को, और वहां का जो बुर्जुआ था, आप भी तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बुर्जुआ का जो वहां की परिभाषा है उसमें हम जो अपने माता पिता, चाचा चाची, भाई के साथ रह रहे हैं वो फिट नहीं करता है, फिर भी अपने को प्रगतिशील दिखाने के लिए अगर आपके नहीं, अब बुर्जुआ शब्द मैं अध्यक्ष चाहता हूँ। ऐसे ही पत्रकारिता में सारी झूठ और साइड नहीं, में फैला गया। बुर्जुआवादी एक मानसिकता है। जैसे पानी दुनिया किसी भी हिस्से में हो, नहीं, मैं आता हूँ, ठीक है, लेकिन वो चलताऊ शब्द है। लेकिन पानी दुनिया के किसी भी हिस्से में तो पानी होगा। जब आप एक बहुसंख्यक के ऊपर अपने अस्तित्व को थोपने और अपने अधिकारों के जरिए उनका शोषण करने का एक सिस्टम खड़ा करते हैं, वो एक व्यवस्था खड़ी होती है। वो कहीं भी दुनिया में हो सकती है, नाम कुछ भी दे दीजिए उसका। मैं बुर्जुआ कहता हूँ, आप कुछ और कह सकते हैं, लेकिन वो दुनिया के हर हिस्से में होता है। जहाँ मानव समाज होगा वहाँ है ये, और उसके खिलाफ लोग खड़ा होते हैं, लड़ते हैं, और व्यवस्था इसी का नाम है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक जीवन जीने की ज़रूरी सहूलतें, सुविधाएं पहुंचा सके और सम्मान का जीवन हो। जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक नई शिक्षा नीति आई, लेकिन चूंकि व्यवस्था में पुराने लोग हैं इसलिए उस शिक्षा नीति को लागू नहीं हो सकती। एक बहुत ही संजीदा मामला आपके सामने मैं उठा रहा हूँ, चूँकि जाने का वक्त आपका है। अभी रायपुर विश्वविद्यालय है, सेंट्रल सिटी है, वहाँ के वीसी ने मनोज उपड़ा, हिंदी के बड़े साहित्यकार हैं। मनोज उपड़ा की हैसियत ये है कि हिंदी के विलक्षण प्रतिभाशाली साहित्यकारों में आते हैं, और कोई वाइस चांसलर सिर्फ ये कहने भर के लिए कि सर आप अगर विषय पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा देते हैं, कहते हैं कि दोबारा इस आदमी को बुलाना मत। और वो छोटे मोटे साहित्यकार नहीं हैं, इस दौर के शीर्ष 10 साहित्यकारों में से मनोज उपड़ा आते हैं। तो यह भी तो एक मानसिकता है ना कि सत्ता में मैं आ गया हूँ, व्यवस्था मेरी हो गई है, तो मैं किसी को भी लतिया दूंगा, धकिया दूंगा। तो यह मानसिकता भी तो गलत है। अगर ये घटना रायपुर की है तो मैं पता कर लूंगा, सरकार से भी पता कर लूंगा। वायरल है। और अभी मैं वहाँ एक कार्यक्रम में जा भी रहा हूँ। नहीं, वायरल होने से नहीं होता, हर घटना के दो पक्ष होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं किसी भी सरकार में होती है, वो हमारे विचार का कोई घोर विरोधी भी हो, उसको भी इस देश के तहत उसको भी काम करने, अपनी बात रखने का अधिकार है। उसके लिए तो कहीं समझौता किया ही नहीं जा सकता। हाँ, वो हमारी हत्या करने वाला भी आया है, उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, हत्या कर दे तब। इस स्तर पर सोच होती है। तो जो आप बता रहे हैं, अब वो आपने कितनी जानकारी ली है, अगर नहीं, मैं तो उसमें ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन वीडियो है सुनिए ना, आपको है ना, ऐसी मैं 500 उदाहरण दे दूँ कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से यहीं आता हूँ, ये प्रतिशोध की मानसिकता लेकर के आप बदलाव नहीं कर सकते। इस पर बात हो चुकी है कि प्रतिशोध की मानसिकता स्थापित नहीं करनी है। क्या होता है, सब मनुष्य ही। आपने पुरानी फिल्में सब देखी है ना कि कैसे एक हीरो होता है
और उसको जमींदार ने शोषण किया हुआ है, तो उसकी हालांकि गोली मारने के बाद उसको अफसोस होता है, लेकिन वो मार दिया। तो अब उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनके बारे में पता करूंगा कि क्या हुआ है, तो किस प्रकार की घटनाएं वहाँ होती नहीं। बहुत संवेदनशील लोग हैं छत्तीसगढ़, बहुत रेयर ऐसी घटनाएं वहाँ हुई नहीं, मैं खुद भी जाता रहता हूँ। तो अगर एक घटना है इस प्रकार की घटना, देखिए तीन बातें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आइडियल नहीं हो सकती, उसको वोट लेना है, वोट की दृष्टि से कई सच और झूठ करते हैं। तो उनमें आपको जो जो उपलब्ध है पार्टी, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में उस समय के अनुसार एक तात्कालिक स्टैंड लेना होता है, पहले। सेकेंड बात है कि कोई मनुष्य जो है ना, उसमें किसी भी क्षण पतन की हो सकता है गारंटी, कहीं भी पतन नहीं भी हुआ ना तो कहीं भी वो भ्रमित हो सकता है। तो किसी मनुष्य को लेके वो चाहे कितना बड़ा नेता भी हो सकता है, किसी संगठन का प्रमुख हो, किसी अखबार का हेड हो, उससे गलतियां हो सकती हैं। उसको आप उस रूप में मान के मत चलिए कि ये जो है ये कोई गलती कर ही नहीं सकता है, समस्या यहाँ आती है। और तीसरा है कि समय आने पर अगर आपके अंदर लोकहित है तो आप किसी को चाहे कितना भी आपने सम्मान दिया है, अगर उससे गलती हो रही है तो सार्वजनिक रूप से गरिमापूर्ण तरीके से उस गलती को सामने रखना कि ये गलती है, ये लोकहित में नहीं है, उचित अवसर पर। ये नहीं कि आप अराजकता पैदा कर दे, ये रखना ये हम लोगों का दायित्व होता है, वो काम हम लोग बखूबी करते हैं। ये कोई कहेगा कभी जीवन में अगर एक पक्षीय पाप करूंगा तो अगर मैंने जिस धर्म की बात की हमारे लिए पाप हो जाएगा। एक शब्द अगर मेरे से झूठ लिखा गया या झूठ बोला गया, हाँ उसके पीछे अगर कृष्ण की तरह और रणनीति है कि हमको कल्याण का काम करना है तो वो तो एक वो क्षम्य है, लेकिन उसके अलावा अगर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, पत्रकार को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पत्रकार बने हो तो जैसे कबीर दास जी ने लिया है कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे जा अपना चले हमारे साथ। आप इसकी चिंता मत करो कि आपकी छवि कैसी है, लोग आपको सेकुलर कहेंगे, लोग सांप्रदायिक कहेंगे, लोग किसका समर्थक कहेंगे, इन सबसे ऊपर उठ करके आपको सत्य देखना है, न्याय देखना है, लेकिन एक दृष्टिकोण भारत का होना चाहिए। इस भारत को हमको कैसा बनाना है, क्योंकि लास्ट में एक उदाहरण देता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी, सिकंदर की फौज, सिकंदर को किसी ने बताया पत्रकार को कैसा होना चाहिए, कहा कि एक साधु ऐसे क्या पहने रहता है, एक पाठशाला टाइप का, दिन रात आपके खिलाफ भड़का रहा है, झेलम के किनारे बैठा रहता है। तो पहले कई मुखबिर सब आके बताते रहते थे, तो बोला कि ले आओ उसको उठा। और जयशंकर प्रसाद ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है ऋषि दांड्यायन के रूप में, और सच्ची कथा है। तो सिकंदर का, अरे सावरकर जी ने भी इसको लिखा है। तो सिकंदर का पूरा सेनापति सेलूकस सब आता है एकदम। आप सोचिए हमारे आपके पास पुलिस आ जाए, बड़े बड़े पत्रकारों को मैं देखता हूँ कि अगर कोई आ गया 10 गो पुलिस, कोई केस हो गया तो पूरी याद आने लगती है, पूरा फौज वहां आके खड़ा होता है, कहता है वो अपना बकते जा रहा है, वो देख लिया बकते जा रहा है, सिकंदर तुम पार नहीं कर सकते हो झेलम, ये भारत है, यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा सकते हो, इसको तुम गुलाम नहीं बना सकते हो। बोला ए सुनो, फिर भी नहीं ध्यान दिया, अरे मैं बोल रहा हूं, मेरी सुनता क्यों नहीं, कौन हो तुम? तो पूछा कि मैं तो सिकंदर का सेनापति हूं। तो तुम चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को कहोगे कि अपने रुक जाओ, रुकेगा? पृथ्वी को कहो अपनी गति को रोक दे, रुकेगा? तुम बहती हुई नदी की धारा को कहो रुकेगा, रुकेगा? हवा को कहो रुकेगा? तुम बोलो जिसको सुनना, तो मेरे को कैसे, मैं तुम्हारा कैसे सुन? तुम बोलो जिसको सुनना होगा सुन लेगा। उसको बड़ा अजीब लगा, ये एक नंगा आदमी, अब इस सिकंदर के नाम सुन के लोगों को क्या हालत पड़ रही थी। फिर उसने कहा कि तुमको चलना पड़ेगा, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि अरे विश्व विजेता, बोला विश्व विजेता इतने सामने, उसने तो अभी झेलम भी पार नहीं किया है, और उसको बताता है कि ये देश कैसा है, ये पाठशाला पर इधर बैठोगे तो इधर विद्रोह होगा, इधर बैठोगे इधर, बीच में घेर के सब मार देंगे तुमको। फिर लास्ट में वो कहता है, तो बोला मैं तुमको जबरन ले जाऊंगा। तो कहता है कि तुम मेरे शरीर को ले जा सकते, मेरी आत्मा को नहीं ले जा सकते, मुझे क्या, मैं तो खुले आकाश के नीचे सो जाता हूँ, नदी की बहती हुई धारा से अंगुली इसमें पानी लेकर पी लेता हूँ, लटके हुए फलों को खा लेता हूँ, मुझे किसी का भय नहीं। ये भारत, ऐसे ही पत्रकारों को होना था। गांधी जी ने अगर एक धोती पहन लिया तो जीवन भर पहन लिया, और पुराने पत्रकारों ने अपना जीवन इस शैली में जिया है। लेकिन ये जो आए हैं, जो देश में कोई पुरस्कार मिलता है, विदेश में जाके भारत को गाली देकर के हीरो बनते हैं, और जिनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों, जरा चेक तो करिए कि वो सारे सपोर्टर कहाँ पे खड़े हुए हैं और किस प्रकार की भाषा, ये भारतीय भाव है।
लेकिन यह है कि हम लोग यही कहेंगे कि ईश्वर उनको सुबुद्धि दे, ऐसे लोगों को, हमारे दुश्मन हमारे सब मित्र हैं, सुबुद्धि दे और सच्चाई को स्वीकार करिए। अगर नरेंद्र मोदी जबरन जीत के आए हैं, इस देश पर कब्जा किया है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी पत्रकारिता पर सरकार की ओर से दबाव आया कि इसको आपको नहीं दिखाना है, करना है? अगर नहीं आया तो दूसरे के कहे हुए पर कैसे स्वीकार करता है? मुझे अभी तक एक संपादक नहीं मिला है, और ये जिस दिन होगा उस दिन हम लोग इस सरकार के विरुद्ध खड़े हैं। ये होना ही नहीं चाहिए। और आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जब ये इन लोगों पर जब न्यूज क्लिक पर छापा पड़ा था तो मैंने रात में फोन किया, भाई उसके मालिक पर तो समझ में आती है, ये जो सब लोग हैं सब हमारे मित्र हैं, हम इनसे वैचारिक रूप से हमारा मतभेद हो, इनके घरों पर इनको 60-65 हजार कमीशन दे रही है, इनके घर पर ये कैसे छापा पड़ा है? ये कौन है ईडी? और आपको पता होगा मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा नहीं, लोगों ने पूछा प्रदर्शन क्यों नहीं आया, और उसके बाद किसी पर केस है? तो जहां गलती होती है उसको करेक्ट करने के लिए तरीके से होता है। आप खड़ा होकर केवल गाली देते रहेंगे उससे नहीं होना, करेक्ट कराने की आवश्यकता होती है। तो पत्रकारिता का ये मतलब नहीं। आजकल लोग, जैसे आपने कह दिया सवाल पूछना, क्या सवाल पूछना? राहुल गांधी, आप समझिए कि वोट चोरी, अब सवाल पूछो, मैं एक तो उदाहरण दो कि कहां वोट चोरी हुआ है, अगर सतही बात आप करना चाहते हैं। क्या कहीं भी ऐसा उदाहरण है? हमारे आपके किसी ने कहा कि हमारे वोट की जगह पर दूसरे ने डाल दिया, हमारा वोट चोरी हो गया? और एक देश का इतना बड़ा नेता देश और दुनिया में भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करने के लिए, अगर ईवीएम का कॉन्फ्रेंस अगर कनाडा में होता है, लंदन में सेमिनार हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ये कौन लोग हैं भाई? और ये महान पत्रकार है, महान एक्टिविस्ट है। पूरी दुनिया में आप जो है भारत की चुनाव को साक्ष्य क्यों पट्टा लगाना चाहते हैं? आप एक छवि पेश करना चाहते हैं कि ये जो इस समय की सरकार है, इसको जनता का समर्थन, ये फासिस्ट है, ये मशीनों को जो है अपने हित में जो है बदल देती है, लोगों का वोट काट देती है। चुनाव आयोग, पूरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सब इसके कब्जे में है कि एक फासिस्ट हो जाए, इस देश की सत्ता प्रतिबंधित हो जाए और उसके बाद हम पॉलिटिक्स करें। ये क्या देश हित में इसका समर्थन करना पत्रकारिता हो सकता है क्या? कि इस पर भी प्रश्न होगा। हमारा काम केवल प्रश्न करना नहीं, हमारा काम प्रश्न के साथ साथ समाधान पर दृष्टि भी रखना, समाधान परक दृष्टि। अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट है कि हमारी चाहे न्यूज में है या व्यूज में है या मनोरंजन में है, हम लोक कल्याण की दृष्टि से देखते हैं तो होगा, नहीं तो वही कहिएगा जो आप तो कवि है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मर गया देश अरे जीवित रह गए। तो ये कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए पत्रकारों को। ये समय मैं आपको भी कहूंगा, आपके न्यूज को, ये भारत के पुनर्जागरण का समय है। एक भारत देश जिसको 1000 वर्षों से झूठ फैलाया गया, ये भूखे नंगों का देश रहा है, ये तो केवल नागों और सपेरों का देश है, वो देश जग रहा है। दुनिया में लोग जग रहे हैं, 3.25-3.5 करोड़ जो हमारे प्रवासी हैं जग रहे हैं, उसके कारण इन पर अटैक बढ़ रहा है। जब देश कोई उठ के खड़ा होता है, आप अगर उठ के खड़े होते हैं तो 50 दुश्मन जो दोस्त होते हैं कि उठ के खड़ा नहीं हो, तो दुनिया में वो सारी शक्तियां इसके विरुद्ध खड़ी हुई है। लेकिन इस विश्व का, इस दुनिया का नेतृत्व आने वाले समय में भारत को करना है, और वही नेतृत्व इस दुनिया के कल्याण के लिए होगा। उसमें पत्रकारिता कितनी भूमिका निभा सकती है, इसकी दृष्टि से आज की पत्रकारिता होनी चाहिए। और इसमें कोई फासिज्म नहीं है, इसमें कोई अंध राष्ट्रभक्ति नहीं है। ये विश्व की, मानवता की, एक यूनिवर्स की, जिसमें पर्यावरण का संकट है, उसका कल्याण है। और जिस संगठन की आप आलोचना करते हैं, आप मालूम है कि उस संगठन का 100वां वर्ष चल रहा है। वो संगठन इस समय क्या कर रही है? 5 विषयों को लेकर जनता के बीच जा रही, कोई काम नहीं कर रहे कहीं। लोकतंत्र मैं बोल गया, मुझे निकलना था लेकिन ये लास्ट होगा। 5 विषय लेके जा रहे हैं। क्या विषय है? नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, परिवार सशक्तिकरण, कुटुंब, सम्मेलन हो रहा है परिवारों के सर, और सामाजिक सद्भाव। बड़े जाति से ऊपर उठ के आप सोचो, नागरिक के नाते आप ये लेके जा रहे हैं। दिन रात आप उस संगठन को गाली देते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, किसी पत्रकार से, जो लोग सुन रहे हैं, एक उदाहरण हो बता दीजिए कि आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी निंदा आलोचना का खंडन किया हो? नहीं करते हैं वो, क्योंकि मान के चला जाता है कि ये आज जो हमारा विरोधी है, ये कल हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि हमारा विचार सही है। ये है एक तरीका काम करने का। आप उनके विचार से हम इस काम का तरीका सीखिए। हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इस आधार पर अगर पत्रकारिता होगी तो एक नया दृष्टिकोण भारत होगा। दुनिया की पत्रकारिता को आप दिशा दिखा सकते हैं। आप लोग उसी में उलझे हुए हैं।
पत्रकारिता में 5 मरे 3 घायल। हम लोगों को भी लगता था कि जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था कि आज कोई खबरें नहीं है, 4 लोग मर जाते थे, लगता था खबर मिले। क्या दृष्टिकोण थी हमारी, वहां से बाहर निकलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण। पत्रकारिता भी और राजनीति दोनों इस समाज की, इस ब्रह्मांड की सेवा का एक श्रेष्ठ माध्यम है। उसको श्रेष्ठ माध्यम के रूप में उपयोग करेंगे तो आपको अपने जीवन के प्रति गर्व होगा कि मनुष्य के रूप में हम पैदा लिए और हमने हमेशा श्रेष्ठ कर्म किया है। आज हर पत्रकार कहता रहता है क्या करें यार, तो तुमने किया क्या 40 साल? अपने ही काम को अगर तुम छोटा मानते हो तो तुमको शर्म से डूब मरना चाहिए। तो छोड़ दो उस काम को। अगर ये काम तुमको स्वीकार नहीं है, तुम्हारे मन के अनुरूप नहीं हो रहा है और तुम्हारा अंदर विद्रोह नहीं करता है, तो मनुष्य कहलाने के लायक हो क्या? पत्रकार तो बात की बात है। तो वहां आप छोड़ दीजिए उस काम को। लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। ज्यादातर पत्रकारों को मैं देखता हूं है निगेटिव बात एक दूसरे के बारे में, हमारे ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। कभी भी व्यापक स्तर पर पत्रकार बैठ के चर्चा करते मैं नहीं सुनता हूं। अपने दायित्व का बोध का सबसे बड़ा अभाव है जर्नलिज्म में। और आप भी जब इंडिया न्यूज में थे तो मैंने एक सुझाव दिया था, वो आप पालन नहीं किया। हमने कहा देखो हमारे यहाँ कैलेंडर में ना आप नीचे चलावटी करना कि आज ये दिवस है, आज इस महापुरुष का दिवस है ना, आज ये हमारी तिथि है, और कुछ मत करिए। इससे आपके टीआरपी कहाँ चलाया आप लोगों ने? आज फलाने शहीद हुए थे, आज गुरु गोविंद सिंह का है, विवेकानंद का है, प्रभुराम का है, कृष्ण का है, ये पूरा कैलेंडर मिलता है। किसी भारत को दिखाता है क्या कोई टेलीविजन चैनल आज? लेकिन हम उसी ढांचे में काम करते हैं, आपके ढांचे में ही रह के जो हमको देश और दुनिया के बारे में बोलना और लिखना है उसमें हम अपना काम करते हैं। तो ये तो ढांचा ही पूरा वेस्टर्न मॉडल पर है, जो चीजों को जटिल बना के सच को झूठ बना करके पेश करती है, मनुष्य को पाखंडी हिपोक्रेट बनाती है, झूठे विचार को लेकर थोपती है। उसी में हमारी पत्रकारिता चल रही है। उसमें आप अच्छा कर्म जितना कर सकते हैं कर लीजिए। अवधेश जी यायावरी पत्रकार हैं, क्योंकि मेहमान का ही ये पूरा मंच है, मेहमान के बीच में टोका टाकी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अपनी राय देने का पूरा हक बनता है और सुनना भी चाहिए। क्योंकि मैं जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहा हूँ उसके करने की वजह क्या हैं? दो चीज़ें हैं। आप कहते हैं कि जो लोकहित है, व्यापक लोकहित, वो पत्रकारिता का मूल धर्म है और यह सनातन का जो संस्कार है उससे मूल स्वर के तौर पर आता है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ऋषि दांड्यायन, जब शंकर प्रसाद ने दांड्यायन के माध्यम से भारत की संस्कृति और उसकी परंपरा का जो उन्नयन गढ़ा है, वो अपने आप में एक अलग तरीके से भारत के संस्कार को लेकर के चलता है। आपने कहा कि दर्शन है, अब चरवाक जैसे एक अलग दार्शनिक ने वैदिक या वेदों के दर्शन, जो 6 दर्शन हैं, उनके खिलाफ अपनी स्थापनाएं की। तो 9 दर्शन हैं, जैन, बौद्ध, चारवाक और बाकी 6 दर्शन जो वैदिक हैं। अब यह जो विरोधाभास के बीच में भारत का समाज चलता रहा है, और आपने कहा कि अगर कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करना आपका काम है। जहां आपको सही लगता है वहां ठीक कीजिए। तो पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से छापेमारियां हुई तो हमने उसका विरोध किया था। अब सार्वजनिक नहीं करना था, ठीक है, लेकिन उदाहरण के हाँ लिए ठीक कि है, आप ऐसे काम लेकिन विरोध का स्वर साथ चलने का मतलब समर्पण नहीं होता है। और जहाँ भी मुझे लगता है कि ये गलत है, उसके लिए हमको गलत करने कहने का साहस जुटा के रखना चाहिए और उस मौके पर अपने आप को खरा साबित करना चाहिए। तभी मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए ज़रूरी चीज़ें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। वरना तो साथ साथ तो खरपतवार भी चलते रहते हैं, जहाज़ अपने तरीके से चलता है और वो जहाँ रुकना होता है वहाँ रुकना है होता है, जहाँ चलना होता है चलना होता है। तो सैलाब में बाकी सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं, वही चलते हैं। तो अभी अवधेश जी ने कहा कि वो जो यहाँ मर गए, वहाँ मर गए, वहाँ मर गए, ये देश की खबरें हैं जो मीडिया का हिस्सा होती हैं। लेकिन आपकी इस बात से सहमति पत्रकारों, खास संपादकों की होनी चाहिए कि एक विज़न होना चाहिए। इस देश, समाज और दुनिया की चाल के साथ भारत अपने आप को कहाँ देखना चाहेगा 10 साल, 5 साल आगे, और उसके लिए जो मौजूदा विकल्प हैं उसमें सर्वोत्तम विकल्प क्या है, उस विकल्प को और बेहतर कराने के लिए आप अपनी क्या भूमिका अख्तियार कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अ, चर्चा के दायरे में रखी जा सकती हैं। इस पर बहस आगे भी हो सकती है, चूँकि आज का मंच अध्यक्ष जी का था। और सबसे अधिक घूमने फिरने वाले, यायावरी मैंने कहा ना कि घूमने फिरने वाले, और बहुत ही लोगों के बीच में बैठ करके और संवाद करने वाले। तो जाहिर है कि ज़मीन की समझ भी आपकी अपनी है और आपने अपने ज़रिए एक अपनी जगह बनाई है। तो आप आज आए और आपने अपनी बात रखी है, खुल करके बोले हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं उद्देश्य परक आया था। मैं जानता था कि ये बात मैं ही रख सकता हूँ, ये आहंग मेरा नहीं है।
तो जो लोग सुनेंगे शायद हो और एक दृष्टिकोण बने। आपके जैसा विद्वान व्यक्ति और इतना पढ़ा लिखा आदमी जो है उस दृष्टि को भी समझे। आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे तो भारत को समझिए और जितना बन पड़ता है वो सब करिए। वो लास्ट आपने तो कर ही दिया है, लेकिन वो अव्यय की पंक्ति से कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं देवता, इन उपमानों से कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो पत्रकारिता के उपमान सब मैले हो गए हैं। बहुत धन्यवाद। वो जाते जाते मैंने आपको, चूंकि मुक्तिबोध आप सुना गए थे, तो उसके बदले में आपको बताना चाहता था कि बेचैन चील उस जैसा मैं पर्यटनशील, आप तो समझ जाएंगे, देखता रहता हूँ एक दमकती हुई झील जिसकी आंखों में है इनकार एक सूना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।